वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। ओ देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे शासनं शासनं वन्दे नमो नमः। प्रणाम प्रणाम नमो नमः पंडित जी। सर। नमो क्या काम है पंडित जी? अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं येषो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुविस्तर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। जितने भी सारे यहाँ पर आए कि प्रथमा के प्रथम भाग, क्योंकि प्रथमा को हम 5 विभाग में विभाजित किए हैं। इन 5 विभागों में प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थी भाग और पंचम भाग, ऐसे 5 विभाग से उसे विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम विभाग जो है कि प्रथमा के प्रथम भाग, और इसी प्रथम भाग जो एक प्रथम भाग है और उसी प्रथम भाग में सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में वर्ण शब्द का अर्थ क्या है, पहले थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण विचार में वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, बोलिए। वर्ण विचार में वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? अक्षर। वर्ण का अर्थ होता है कि अक्षर।
वर्ण में, वर्ण विचार में वर्ण शब्द का अर्थ होता है कि अक्षर। और ऐसे ही वर्ण विचार में संस्कृत में कितने प्रकार के वर्ण है? मूल दो प्रकार दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पर देखें कि स्वर की संख्या कितनी है? 14 14 स्वर है। और कुल व्यंजन कितने हैं? 33 33 ये व्यंजन है। तो ऐसे 14 स्वर और फिर 33 व्यंजन। अब स्वर में फिर से आ रहे हैं कि स्वर जो है 14 स्वरों किस विभाग, कितने विभाग में विभाजित किए गए? स्वर के कितने भेद हैं? 5 भेद है। दो भेद है। कौन से? ह्रस्व ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे बोला जाता है? जो अल्प समय में बोला जाए उसे। हाँ, जिस स्वर के उच्चारण में अल्प समय लगे, या तो जिसका उच्चारण हम सामान्यतः से यानी सामान्य प्रकार से कर पाए, तो वह स्वर कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। अथवा तो जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा की समय लगे, तो वह ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर में जिस स्वर को बोलने के लिए थोड़ा लंबा स्वर दीर्घ करना हो, अर्थात जिसे थोड़ा सा खींचा जाए, थोड़ा सा लंबा करके बोले, तो वो स्वर क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो ऐसे दीर्घ स्वर कितने हैं? 9। दीर्घ स्वर 9 है, ह्रस्व स्वर 5 है। इनमें से अगर देखें, इन स्वरों का जिसका ह्रस्व और दीर्घ जिसका स्वरूप हो, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण सही है। कल सिखाए थे कि मुझे जिसका ये दो स्वरूप में जो हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण। और ऐसे वर्ण कितने हैं? वर्ण 5 है। 5 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से? अ ई उ वर्ण, अ ई उ नहीं बोलना है, पूरा का पूरा बोलना है। अवर्ण ई वर्ण उ वर्ण रू वर्ण और रू वर्ण। ओके, धन्यवाद। और जो स्वरों के अंतिम 4 अक्षर है, अंतिम 4 जो अक्षर है, उसको किस नाम से जाना जाता है? संध्याक्षर। किस नाम से उसे जाना जाता है? संध्याक्षर। जिसका स्वरूप ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों में से मात्र जिसका दीर्घ ही एकमात्र स्वरूप हो, उसे क्या बोला जाता है? कार। जैसे कि एकार, ओकार और ओकार। इनमें से अपन फिर बाद में देखे थे कि नामीसर। तो नामीसर किसे बोला जाता है? अवर्ण रहित स्वरों को नामीसर बोला जाता है। नामीसर की संख्या कितने नामीसर है? 12। स्वरों की संख्या कितने हैं? 14। 14 में से अवर्ण को बात करें तो कितना रहेगा? 12। यानी नामी स्वर कितने हुए? 12। इन नामी स्वरों में 12 नामी स्वरों में ह्रस्व नामी स्वर कितने? 4। ह्रस्व नामी स्वर 4। कौन कौन से? और ये नामी स्वरों में दीर्घ नामी कितने? 8। कितने होंगे दीर्घ नामी? 8। उसके बाद हम सीखे थे कि समान स्वर। तो समान स्वर, समान किसे बोला जाता है? दीर्घ लू तक। दीर्घ लू तक कैसे बोलेंगे? तो लू कौन सा लू लेंगे? फिर यहाँ पर प्रश्न हो जाता है, इसलिए ह्रस्व उच्चारण करना है। कहाँ तक? अ से लेकर दीर्घ लू तक स्वरों को
समान कहा जाता है। समान स्वर। तो ऐसे समान स्वर कितने हुए? 10 10। 10। अब यहाँ पर बोलेंगे ह्रस्व ई, ये समान है कि असमान? समान। समान स्वर है। ये समान स्वर है कि असमान? समान। समान। ये समान स्वर है कि असमान? असमान। असमान, क्योंकि ये समान में नहीं आता है। ये किस में आता है? संध्याक्षर का। ये संध्याक्षर, ये समान नहीं, समान छोड़कर है वो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे समान हो और नामी भी हो। ऐसे कितने स्वर हैं जो समान भी हो और नामी भी हो? 8 है। क्योंकि ई से लेकर कहाँ तक लेना है? दीर्घ लू तक। तो ह्रस्व ई से लेकर दीर्घ लू तक कितनी संख्या हुई? 8। ये 8 जो है कि ये 8 स्वरों को ही क्या बोला जाता है? इसे समान, यानी नामी और समान दोनों में आता है। अब आगे जाकर यहाँ पर हम देखेंगे अब व्यंजन। अब सारे के सारे एक बार म्यूट कर लें। यहाँ जिसको भी कोई प्रश्न होगा वो हैंड राइजिंग करेगा, बाकी सारे के सारे अब म्यूट कर लें ताकि अन्य को अब डिस्टर्ब न हो, इस हेतु से सभी के सभी म्यूट रखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे जाकर कि व्यंजन। अब व्यंजन जो है कि व्यंजन यहाँ पर कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन 33 है। 33 व्यंजन, ये कुल व्यंजन 33 है। इसी 33 व्यंजनों को अब यहाँ पर देखेंगे कि 33 व्यंजन का स्वरूप जो हम देखे थे किस प्रकार से देखे थे कि 5-5 के ऐसे 5 लाइन देखे थे, 5 रो और 5 कॉलम में ऐसे 25 वहां पर वो विभाजित किया गया था। और फिर 4-4 के 2 लाइन था। तो 4-4 के जो 2 लाइन उसमें य र ल व और श श श। तो ये जो प्रथम जो 25 है, प्रथम 25 अर्थात ऐसे 5-5 के जो 5 लाइन 5 into 5 करेंगे तो फिर कितना होगा? 25। तो इसी 25 व्यंजनों को एक नाम से उसे जाना जाता है जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। इस 25 को ही स्पर्श व्यंजन के स्वरूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर ये स्वर पूर्ण करने के बाद अब व्यंजन में जाते हैं कि व्यंजन जो कि अर्थ प्रकट करने वाले वो, तो ये इस स्वरूप से यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से लेकर ये क से लेकर म तक, ये क से लेकर म तक कितने की संख्या होंगे? तो क से लेकर म तक 25 की संख्या है। तो ये 25 जो है, इन 25 को किस नाम से? तो इन 25 को जो है इसको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इस 25 को स्पर्श व्यंजन, अर्थात स्पर्श व्यंजन करें तो कहां से कहां तक? तो ये क से लेकर ये म तक जो है इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के स्वरूप में जाना जाता है। इसका एक नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पर जैसे हम देखे थे कि पहले वर्ण, तो वर्ण में देखे थे कि ह्रस्व और दीर्घ जिनका स्वरूप हो उसे वर्ण का कहा जाता है, अर्थात जिसकी जोड़ी हो वह वर्ण स्वरूप में माना जाता है। अब यहाँ पर जोड़ी तो है, लेकिन कितनी की यहाँ पर जोड़ी है? तो 5-5 की यहाँ पर जोड़ी है। देखिए यहाँ पर 5-5 की जोड़ी है। कितने 5-5 की कितने जोड़ी हमें मिल रही है? तो 5 जोड़ी। ऐसे यहाँ तक कितने? 5 है। यहाँ से यहाँ तक देखें इसमें कितने हैं? 5 है। यहाँ से यहाँ तक देखें इसमें कितने हैं? 5 है। इसमें भी देखें तो इसमें भी कितने हैं? 5 है। तो इसमें देखें तो इसमें कितने हैं? 5 है। लेकिन ये अंतिम 2 में कितने कितने हैं? 4-4 है। ये अंतिम 2 जो है कि इसमें कितने कितने हैं? इसमें 4-4 है। तो यहाँ पर एक वस्तु जैसे वहां पर वर्ण नाम दिया गया था, तो ऐसी 5 व्यंजन का जो समूह होता है, 5 व्यंजनों का समूह, उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे शास्त्रीय उसे हमारे व्याकरण के भाषा में उसे वर्ग के नाम से जाना जाता है। अर्थात 5 व्यंजनों के समूह उसे वर्ग कहा जाता है। ये वर्ग, तो वर्ग कितने हुए? अब तो वर्ग हो गए 5 वर्ग होंगे। कौन कौन से? तो यहाँ से क से लेकर प तक, यानी कच ट त प वर्गाः, कितने वर्ग? तो 5 वर्ग हुए। कौन से? तो वर्ग का ये प्रथम अक्षर के नाम से उस वर्ग को जाना जाता है।
वर्ग का प्रथम अक्षर, जिस वर्ग का जो प्रथम अक्षर होगा उस वर्ग का नाम से उसे जाना जाएगा। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग बोलेंगे तो क से लेकर कहां तक आएगा, तो क से लेकर ग तक, ये क वर्ग हुआ। अब ट वर्ग बोले तो ट वर्ग बोलेंगे तो ट से लेकर ण तक। अब बोला जाए कि त वर्ग, तो त वर्ग तो कहां से, तो त से लेकर न तक। च वर्ग, तो च वर्ग में च से लेकर य तक। प वर्ग, तो प वर्ग में प से लेकर म तक। लेकिन ये वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें, क्योंकि एक वर्ग में कितने व्यंजन होना चाहिए, तो एक वर्ग में 5 व्यंजन होना चाहिए, जबकि यह वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें एक व्यंजन की विकलता है, एक व्यंजन इसमें कमी है। इसमें कितने व्यंजन है, 4 व्यंजन है। तो क्या श ये वर्ग है, तो श भी वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें भी संख्या कितने हैं, 4 ही है। तो यहाँ पर ये 5-5 व्यंजनों का जो समूह है उसे वर्ग के स्वरूप में जाना जाता है, अथवा उसे वर्ग कहा जाता है। तो 5-5 वर्णों का समूह अर्थात 5-5 व्यंजनों का समूह उसे वर्ग कहा गया है। तो ऐसे वर्ग कितने, तो 5 वर्ग हुए। ऐसे वर्ग जो है कि वो वर्ग यहाँ पर 5 वर्ग है। तो और वो 5 वर्ग कौन से, तो वो यहाँ पर देखेंगे कि वो 5 वर्ग जो है, वो 5 वर्ग इस प्रकार से है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये प्रथम अक्षर से क वर्ग बोला जाए तो क ख ग घ ङ, च वर्ग बोला जाए तो च छ ज झ ञ, ट वर्ग बोला जाए तो ट ठ ड ढ ण, फिर त वर्ग बोला जाए तो वहां पर क्या आएगा, तो त थ द ध न। प वर्ग अगर बोला जाए तो फिर वहां पर क्या आएगा, तो प फ ब भ न, प फ ब भ म। तो ऐसे ये जो है कि ये एक जो वर्ग के जो प्रथम अक्षर है उसी नाम से इसे जाना जाता है। अर्थात वर्ग कितने हुए, तो 5 वर्ग हुए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग है, इसके लिए ही इसको इस तरह से याद रखना है उसको उसको इस स्वरूप में कि क छ ट त प वर्ग वर्गाः, क छ ट त प वर्गाः, यानी ये 5 वर्ग है, ये याद रह जाएगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। लेकिन वर्ग में कितने अक्षर आते हैं, तो वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, इसलिए अंतिम को भी याद कर लेना है। ग य ण न म वर्गस्य अंतिम अक्षरा, अर्थात ग य ण न म वर्ग के अंतिम अक्षर। वर्ग के प्रथम अक्षर कौन से, तो क छ ट त प ये वर्ग के प्रथम अक्षर है, और ग य ण न म ये वर्ग के अंतिम अक्षर है। वर्ग के अंतिम अक्षर यानी प्रथम और अंतिम, तो बीच वाला तो याद तो रह ही जाता है। तो बीच वाला कौन सा आया, ख ग घ, छ ज झ, ड ट ड ट, ट ड ढ, थ द ध, फ ब भ। ये जो है कि ये बीच वाला अक्षर है। तो पहला और अंतिम, तो बीच में, तो बीच का तो आ ही जाएगा। अर्थात ये 5 वर्ग के है और ये वर्ग के ये 5वें अक्षर है, वर्ग के ये 5वें अक्षर। और इन्हीं वर्ग के 5वें अक्षर जो है, इन 5वें अक्षर को ही क्या बोला जाता है कि ये वर्ग के 5वें अक्षर जो है, इनको एक नाम और एक नाम से जाना जाता है, उसे अनुनासिक व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, अनुनासिक व्यंजन। तो अनुनासिक व्यंजन अगर बोले तो कौन सा आएगा, ग य ण न और म। ये वर्ग के जो 5वें अक्षर है, इन 5वें अक्षर को अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है। ये सांकेतिक शब्द है, इन सांकेतिक शब्द को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी सांकेतिक शब्द के आधार से ही आगे का नियम हम लोग बना पाएंगे, या तो आगे का सूत्र बना पाएंगे, या तो आगे की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषा को याद रख पाएंगे। इसीलिए इनको याद रखना जरूरी है। ग य ण न म ये वर्ग के अंतिम अक्षर है। प्रथम अक्षर क छ ट त प ये वर्ग के प्रथम अक्षर है। तो ऐसे वर्ग में कितने व्यंजन आए, एक वर्ग में 5 व्यंजन, तो कुल 5 वर्ग है, तो कुल अक्षर, कुल व्यंजन कितने होंगे, 5 × 5 बराबर 25। और उसके बाद जो है वर्ग के बाद तुरंत क्या आता है, य र ल व श श श। जैसे इसको वर्ग के नाम से जाना गया, तो इसको किसके नाम से जाना जाएगा, तो इसको अंतस्था के नाम से जाना गया। य र ल व को अंतस्था के नाम से जाना जाता है।
और उष्माक्षर के नाम से किसको? तालव्य, मूर्धन्य, दंतस्थ और ह को जाना जाता है। अर्थात इसे अंतस्था क्यों बोला गया? तो अंतस्था इसलिए तो क्योंकि अंत में रहने वाला जो हो उसे अंतस्था बोला जाता है। ऐसे शब्द का अर्थ करें तो ऐसे होगा कि अंत में रहने वाला वो अंतस्था है, अंत में रहने वाला। तो प्रश्न आता है किसके अंत में? तो यहाँ पर ये वर्गस्य अन्ते तिष्ठति इति वर्ग इति अंतस्था, यानी वर्ग के अंत में रहने वाले जो है वो अंतस्था है। तो वर्ग के अंत में, क्योंकि वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा आया? वर्ग के अंतिम अक्षर क्या है? म। और म के बाद ही क्या आता है? य र ल व आता है कि नहीं? तो म के बाद में य र ल व आया है। इसी कारण वर्ग के अंत में जिसका स्थान हो, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अंतस्था। और अंतस्था कितने हैं? तो 4 है। य र ल व, इस 4 को अंतस्था के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उष्माक्षर जो दिया गया है, उसके बाद क्या है कि उष्माक्षर, ये भी वर्ग के अंत में ही रहते हैं, लेकिन जो नजदीक है उसी का ग्रहण किया जाता है ना। जो नजदीक है तो वर्ग के अंतिम अक्षर से नजदीक कौन आएगा? तालव्य आएगा कि य र ल व आएगा? य र ल व आता है, इसीलिए इसको अंतस्था माना गया। उष्माक्षर ये जो है अंतिम 4 है जो है वो उष्माक्षर है। उष्माक्षर इसलिए क्योंकि इन अक्षरों की उच्चारण करते समय एक गर्म वायु हमारे मुखमंडल से निकलता है। ये हमारे मुखमंडल से निकलने वाले जिस अक्षर को निकलने से मुखमंडल में से ऐसे गर्म वायु निकले वो उष्माक्षर है। इन अक्षरों को उच्चारण करते श, श, स, ह। इसमें क्या है? एक गर्म वायु, गर्म का अर्थ होता है उष्म, और ये अक्षर है तो उष्म वाला ऐसे अक्षर, गरम अक्षर है जिसका, उसे ही क्या बोला जाता है? उष्माक्षर। तो ऐसे गरम अक्षर कितने? तो गरम अर्थात यहाँ पर वो गरम नहीं बोलना है, उसको उष्माक्षर ही बोलना है। तो उष्माक्षर के स्वरूप में कौन कौन सा जाना जाता है? श, स, स, ह। ये तीनों 300 है। तीनों 300 का उच्चारण अलग अलग है। जब इसका उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे तो तीनों 300 का किस प्रकार से कहाँ उच्चारण किया जाता है, कहाँ से उसका उच्चारण होता है, वो भी देखेंगे। यहाँ पर सभी अब तक हम लोग क्या करते हैं? तीनों 100 को 100 का ही उच्चारण करते हैं, और वो स हमारे परिवर्तित स्वरूप में किसमें आ गया? दंत समय आ गया। सबका एक जैसे उच्चारण कर देते हैं, लेकिन तीनों 3 का उच्चारण स्थान अलग अलग है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। ये सामान्यतः यहाँ पर देखे कि वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग है, अंतस्था 4 है और उष्माक्षर 4 है। ये कुल मिलाकर ऐसे कितने व्यंजन हुए? तब 25 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना अक्षर होगा? 33। ये 33 अक्षर जो है, इसी 33 अक्षर को किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये 33 ये व्यंजन है, और ये व्यंजन की निशानी क्या है? हर एक में अपूर्ण होने के कारण इसमें हलंत लगाया गया है। हर एक में हलंत लगाया है। जितने व्यंजन है सभी के सभी व्यंजन हलंत वाले होते हैं। ये एक व्यंजन को पहचानने की ये एक निशानी के स्वरूप में एक सूत्र है कि जिसमें हलंत वाला हो वही क्या है? वही व्यंजन है। क्योंकि अ हलंत नहीं होता है, क्योंकि अ संपूर्णता दर्शक है। हलंत किस लिए लगाया जाता है? कि अपूर्ण दर्शक के लिए, अपूर्णता के लिए ये हलंत लगाया जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि व्यंजन हमेशा क्या होता है? अपूर्ण होता है। व्यंजन ये अपूर्ण स्वरूप में है। अब ये अनुनासिक व्यंजन जो हम बोले थे, तो वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं वर्ग के 5वें अक्षर अर्थात कौन कौन से? ग, य, ण, न, म। ये वर्ग के 5वें अक्षर है, ये अनुनासिक है। इसे अनुनासिक के शब्द में जाना जाता है। ये 5 अनुनासिक, ये सब सांकेतिक अक्षर, सांकेतिक अगर बोला जाए कि अंतस्था, तो अंतस्था जब बोले तब क्या आना चाहिए? अंतस्था अगर बोल दे तब क्या आना चाहिए? य, र, ल और व, ये 4 आना चाहिए। उष्माक्षर बोले तो क्या आना चाहिए? श, श, श और ह, ये 4 आना चाहिए। तो ये एक सांकेतिक अक्षर के स्वरूप में। और क्या है इस व्यंजन में?
तो इसी व्यंजन में और एक यहाँ पर धूट व्यंजन हमें सीखना है। तो धूट व्यंजन क्या है, धूट व्यंजन किसे कहते हैं? तो धूट व्यंजन के लिए इतना याद रखना, इसी तरह से लिख लेना। लिखने के बाद ये वर्ग के पांचवें अक्षर अर्थात अनुनासिक व्यंजन और अंतस्था, इनके ये छोड़कर इनके रहित सारे व्यंजनों को धूट व्यंजन के रूप में जाना जाता है, अर्थात उसे धूट व्यंजन कहा जाता है। क्या? वर्ग के अंतिम अक्षर अर्थात अनुनासिक व्यंजन और अंतस्था रहित व्यंजन, वो कौन सा व्यंजन है? वो धूट व्यंजन है। अर्थात वर्ग के पांचवें अक्षर और अंतस्था को छोड़कर बाकी सारे व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? धूट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो धूट व्यंजन की संख्या कितने होंगे बताइए? धूट व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 24 24, 24 की संख्या होगी। क्यों? क्योंकि वर्ग कितने हैं? तो 5 वर्ग है। अब वर्ग के पांचवें अक्षर को बाद देना है, यानी एक वर्ग में अब रहा अक्षर कितना रहा? 4 है ना? 4। तो ऐसे वर्ग कितने हैं? 5, यानी 4 into 5 कितना होगा? 20। और फिर अंतिम उष्माक्षर, तो उष्माक्षर कितने हैं? 4। तो ये 20 और 4 अंतस्थान होगा 24 होगा। तो ये 24 जो है, ये 24 व्यंजन धूट व्यंजन है। तो इन 33 व्यंजनों में कितने व्यंजन धूट व्यंजन नहीं है? 9 व्यंजनों में से कितने व्यंजन धूट व्यंजन नहीं है? 9 9 व्यंजन। कौन से 9 व्यंजन? तो वर्ग ये अनुनासिक और अंतस्था। तो अनुनासिक बोलने से क्या आ जाता है? ग, य, ण, न, म, ये अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो अनुनासिक और अंतस्था, अंतस्था में य, र, ल, व, इन 5 और 4 9, ये 9 व्यंजन कैसे हैं? धूट व्यंजन नहीं, अधूट व्यंजन है। उसे क्या बोला जाता है? अधूट व्यंजन। अब धूट व्यंजन बोले कि धूट वर्ण बोले, दोनों एक ही है। धूट व्यंजन बोलो और धूट वर्ण बोलो, एक ही है। लेकिन जब बोलेंगे कि अधूट वर्ण, जब बोलेंगे तब क्या होगा? कुल वर्णों में से धूट व्यंजन बात करना है। तो कुल वर्ण कितने हैं? 47। कुल वर्ण कितने? 47 है कि नहीं? 14 स्वर और 33 व्यंजन, यानी कुल वर्ण कितने हो गए? 47। इन 47 में आप धूट व्यंजन को बात करो। धूट व्यंजन कितने हो गए? 24 तो इन 24 को अगर बात किया जाए तो इन 24 को बात करेंगे तो रहेगा कितना? 23। जब बोला जाए कि अधूट वर्ण कितने हैं तो उनका जवाब क्या आना चाहिए? 23। लेकिन अधूट व्यंजन अगर बोले कि अधूट व्यंजन कितने हैं तो फिर कितना आएगा? 9 ही आएगा। कौन से? तो वर्ग के पांचवें अक्षर और अंतस्था। तो वर्ग के पांचवें अक्षर कितने हैं? तो 5 वर्ग है। हर एक वर्ग के अंतिम अक्षर अर्थात ग, य, ण, न, म, इसका अनुनासिक भी बोला जा सकता है या तो वर्ग के पांचवें अक्षर भी बोला जाता है। और अंतस्था, तो अंतस्था में य, र, ल, व, उसको क्या बोला जाता है? ये 9 सिवाय इन 9 को अधूट व्यंजन के स्वरूप में बोला जाता है। ये एक धूट का हुआ। उसके बाद एक अघोष और घोषवान। तो अघोष किसे कहते हैं? तो अघोष के लिए ये है कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और श, 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 3 स, इनको अघोष के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिसमें घोष का अर्थ होता है कि आवाज। घोष का अर्थ क्या होता है? कि आवाज, घोषणा करना अर्थात आवाज। उनका स्वर का जो मात्रा होता है, उसका लाउड जिसे जो बोला जाता है, जिसके आवाज में परिमाण जो है, जिसका आवाज कम हो, जहां पर घोष कम हो वहां पर उसे क्या बोला जाता है? अघोष। न घोषः इति अघोषः। अर्थात जहां पर घोष न हो, अर्थात इनकी आवाज करने में अर्थात इनको उच्चारण करते समय इसमें ज्यादा भार नहीं लग दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि सामान्यतः उसका उच्चारण हो सकता है क, ख, लेकिन ग जब बोलेंगे तो क और ख की अपेक्षा से क्या होता है? क और ख की अपेक्षा से उसमें ज्यादा भार देकर उसे बोला जाता है। और ज्यादा भार देने के कारण ही उसे क्या बोला जाता है?
इसमें आवाज करने की शक्ति ज्यादा है, इसी कारण उसे क्या, उसे उसे किस नाम से जाना जाता है, वो घोषवान। और यहाँ पर अघोष जो है, तो अघोष कितने हुए, तो कुल यहाँ पर देखेंगे अघोष कितने, 13 अघोष 13 हुए ना। कौन से, तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर, तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और उनके अर्थात जिसमें घोष विद्यमान न हो वो अघोष है, और श श श अर्थात वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और श श श यानी 3 श, इनको क्या होगी, इसको किस नाम से जाना जाता है, अघोष नाम से जाना जाता है। यानी अघोष कितने हुए, 13। तो फिर घोषवान कितना होगा, तो अघोष का अपोजिट घोषवान है, अघोष का अपोजिट घोषवान है, तो फिर घोषवान कितना होगा, क्योंकि व्यंजन में ही ये स्वर में नहीं आता है, ये सिर्फ व्यंजन में ही आता है, इसलिए व्यंजन का ही ग्रहण करना है। अर्थात कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन 33। इन 33 में 13 को बात दें तो फिर कितना रहेगा, 20, यानी 20 वर्ण, 20 व्यंजन जो है जिसको किस नाम से जाना जाता है, घोषवान। तो फिर इसको हम ऐसे हम लिख सकते हैं, अघोष छोड़कर बाकी व्यंजनों को घोषवान बोला जाता है। लेकिन इसको ऐसे बोलने से भी सही है, लेकिन अगर हम भूल जाए कि अघोष ही कितना है वो भूल जाए तो फिर घोषवान की परिभाषा हमें याद रहेगी नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए यही करना है, जैसे यहाँ पर अघोष क्या, यहाँ अघोष की परिभाषा में देखे, वर्ग के पहले दूसरे अक्षर अथवा वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और 3 श, ये अघोष है। उसी प्रकार इसको याद रखना है कि वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर अंतस्थ और ह, क्या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर अंतस्थ और ह, इसको क्या बोला जाता है, घोषवान। यानी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर अंतस्थ और ह को घोषवान बोला जाता है। अर्थात वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर, तो वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग है, तो हर एक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें, यानी एक वर्ग में कितने अक्षर आए, इसमें कितने अक्षर आए, 3, तो 5 वर्ग है तो कितने अक्षर होंगे, 15 और अंतस्था कितने हैं, 4, 15 और 4 19 और एक कितने हो गए, 20। इस 20 व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है, इस 20 व्यंजन को घोषवान के नाम से जाना जाता है। यानी घोष सहित जो है, यानी घोषः विद्यते यस्य सः इति घोषवान, अर्थात जो जिस अक्षर में बोलते समय विशेष प्रकार की ध्वनि निकलता है उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही घोषवान बोला जाता है। जैसे क ख में उतना साउंड नहीं होता है जितना साउंड ग घ ग में होता है, अर्थात उसका भार देकर और थोड़ा सा इधर घोष के साथ बोला जाता है, इसीलिए ये सारे अक्षर क्या है, ये सारे अक्षर घोषवान है। इसी कारण यहाँ पर अक्षर ये क्या है, ये घोषवान। तो घोषवान कितने हो गए हैं, घोषवान 20 है, यानी अघोष 13 और घोषवान 20। ये कोई ऐसे अघोष और घोषवान देखें। अब इसी का उच्चारण आदि स्थान भी तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज यहाँ पर देखना है कि उसके साथ साथ और एक वस्तु यहाँ पर करना है। क्या करना है कि यहाँ पर जो अंतिम जो यहाँ पर जो है ना श श श, ये 3 व्यंजन को सीट व्यंजन के नाम जाना जाता है। कुल सीट जो है ना वो 7 है, कुल सीट 7 है। 1 मिनट चालू रखना। चलो तो यहाँ पर देखेंगे कि सीट और भी है कि सीट, तो सीट किसे कहते हैं, तो सीट में इसमें क्या आएगा, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपध्मानीय। अब जीवामूल्य और उपध्मानीय का जो है तो उनका यहाँ पर उपयोग नहीं रहा है, उनका प्रयोग नहीं आता है, इसलिए उसको यहाँ पर वो जिसका उनका समावेश र में हो जाता है, जीवामूल्य और उपध्मानीय। लेकिन ये सीट के नाम से जाना है, तो सीट कितने हैं, तो सीट 7 है, लेकिन उनमें से व्यंजन कितने हैं, तो 7 कौन कौन से है, तो देख लीजिए।
सर्वप्रथम है कि अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? तो ऊपर। कोई भी अक्षर के ऊपर जो ऊपर। ऊपर एक बिंदु के बिंदु स्वरूप में हो। जो आता है, बिंदु के स्वरूप में जो आता है, उसी बिंदु को इस संस्कृत भाषा में क्या, व्याकरण की भाषा में उसे किस नाम से जाना जाता है? अनुस्वार। अब उसको बिंदु नहीं बोलना है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि नवकार मंत्र में ही आया, क्या आया है? प ध म और उसके ऊपर यहाँ पर एक जो बिंदु है, इस बिंदु को ही क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। तो ये अनुस्वार है। दूसरा विसर्ग। तो विसर्ग में, तो विसर्ग क्या है कि ये जो अक्षर होता है, उस अक्षर के बाद जो दो बिंदु स्वरूप में, उसके बाजू में जो दो बिंदु होता है, उस दो बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? विसर्ग के नाम से जाना जाता है। वह विसर्ग के स्वरूप में जाना जाता है। तो ये ऊपर का जो बिंदु होता है, अक्षर के ऊपर लगने वाला बिंदु, उसको किस नाम से जाना जाता है? अनुस्वार। और अक्षर के बाद में जो दो ऐसे जो बिंदु के स्वरूप में जो लगाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? विसर्ग। यानी ये हमारे व्याकरण की भाषा है। तो व्याकरण की भाषा में यहाँ पर देखेंगे कि अनुस्वार और ऐसे विसर्ग। तो ये अनुस्वार, विसर्ग, और एक है कि जीवामूल्य और उपध्मानीय, जिसका ये स्वरूप इस प्रकार से है। जीवामूल्य और उपध्मानीय ये जो है कि ये एक, और इस स्वरूप में ये जीवा उपध्मानीय है, और ये जो है ये जीवामूल्य है। तो ऐसे जीवामूल्य और उपध्मानीय ये दोनों अक्षर अब किसमें आ गया है? दोनों का समावेश अभी विसर्ग में हो चुका है, इसलिए इसका प्रयोग में नहीं आता है। तो कितने हुए देखिए? एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जीवामूल्य, चौथा क्या आया? उपध्मानीय, और पांचवा, छठा, सातवां, 3 स यानी कितने हुए? सीट कितने हो गए? 7 हो गए। इन 7 सीट में से, इन 7 सीट में से व्यंजन कितने हैं? तो 3 ही व्यंजन है। कौन से? तो ये 3 व्यंजन श श श। अब जब बोला जाए कि सीट व्यंजन, तो सीट व्यंजन में कितने आएंगे? 3 व्यंजन आएंगे। कौन से? श, श और श। ये व्यंजन का स्वरूप यहाँ तक देखे। अब हम देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान, किस व्यंजन का कहां से उच्चारण होता है, ये भी जरूरी है। तो वो उच्चारण स्थान हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। हाँ जी, बोलिए। जो हम पहले आपने प्रश्न किया था ना, जैसे कि वर्ण कितने प्रकार के, तो स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के हैं। तो अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, उसको भी वर्ण से ही जाना तो जाता वर्ण है। मतलब उसमें क्या बोला है? उसका जिसका ह्रस्व और दीर्घ स्वरूप जिसका हो, उसे वर्ण बोला जाता है ना, इस अनुसार। इसलिए तो मैं पहले क्लियर किया था कि वर्ण अर्थात अक्षर के स्वरूप में, जैसे वर्ण विचार में जो वर्ण शब्द है, उनकी अपेक्षा से वर्ण कितने हैं। ओके, तो ये तो इसमें फिर ह्रस्व और दीर्घ समझने का, यानी कि अ ई वो समझने का। हाँ, ओके जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, सोना बहन। गुरुजी, आपने कहा था कि शीट व्यंजन 3 है। हाँ, सीट व्यंजन 3। तो फिर 7 जो 7 शीट है उसको शीट ही कहेंगे। अरे 7 ऐसे सीट की संख्या, कुल संख्या सीट में 7 है, 7 सीट है, लेकिन इन 7 सीटों में व्यंजन के स्वरूप में 3। ऐसे अगर देखा जाए तो 7 व्यंजन के स्वरूप में ही है, क्योंकि अनुस्वार जो है वो भी न और म के स्थान, न और म का ही अनुस्वार होता है, और र का ही विसर्ग होता है। तो उपध्मानीय और जीवामूल्य भी वो विसर्ग के स्वरूप में ही आता है। 7 है, लेकिन फिर भी अभी इनका जो है कि ये बाकी सारे जो है कि उनका यहाँ पर उपयोग न होने के कारण यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सीट व्यंजन जब बोले तब ये 3 का ही ग्रहण करना है। धन्यवाद। चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम सर। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी, बोलिए। આ તમે વિડિયો મોકલી શકશો ગ્રુપમાં કે કશા ક્લેરિફિકેશન થઈ જાય?
એની અંદર જે લિંક આવે છે, લિંક ની અંદર ત્યાં રેકોર્ડેડ ને લિંક ની અંદર ટેલિગ્રામ છે, ટેલિગ્રામમાં બધા જ રેકોર્ડિંગ મુકાય છે. ટેલિગ્રામ જોઈન કરી લેજો અને એક ટેલિગ્રામ જોઈન કર્યા પછી એની અંદર તમે ટેલિગ્રામ ઇન્સ્ટોલ ન હોય તો પહેલા ઇન્સ્ટોલ કરજો અને ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી નીચે જે લિંક છે એ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને એક ગ્રુપ દેખાશે અને એક ગ્રુપમાં એડ થઈ જવાનું એટલે તમને રેકોર્ડિંગ મળતા રહે. ધન્યવાદ ગુરુજી. પ્રણામ. हाँ પ્રણામ.